देखिए दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता चला गया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा पृथ्वी का तापमान था उसमें भी कमी देखने को मिली। और पृथ्वी के तापमान में जैसे जैसे कमी हुई तो गहरे बादलों का निर्माण हुआ एवं लगातार वर्षा के परिणाम स्वरूप संपूर्ण भूमि जलमग्न हो गई और समुद्रों का निर्माण हुआ। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा सागर, ये जो सागर हैं, ये समुद्र हैं, इनका निर्माण होता है। वो कैसे कि ये टेम्परेचर डिफरेंस ही, जो टेम्परेचर डिफरेंस का इफेक्ट था उसी के कारण हमारा समुद्रों का भी निर्माण हुआ। तो वर्षा के कारण वायुमंडल में उपस्थित जो अमोनिया और मीथेन थी वो समुद्र के जल में घुल गए। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति समुद्र के इन्हीं यौगिकों के कारण हुई है। मतलब ये जब आपस में मिले समुद्र के जल में तो इन्हीं यौगिकों के कारण प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। अब दूसरा चरण क्या कहता है? दूसरे चरण में कार्बनिक अणुओं का निर्माण है। और ये सिंपल सिंपल हम बेसिक से फैक्ट्स देखेंगे। इसमें क्या कहते हैं दूसरे चरण में, जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि मीथेन प्लस अन्य यौगिक के मिलने से न्यूक्लियोटाइड्स व अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। तो जो मीथेन और अन्य यौगिक हैं उनके मिलने से न्यूक्लियोटाइड्स व अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। जिन कार्बनिक यौगिकों का प्रारंभिक समुद्र में निर्माण हुआ उन्होंने जीवों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब जो कार्बनिक यौगिक हमारे समुद्र में उत्पन्न हुए, जो जिनका निर्माण हुआ, उनकी वजह वो ही हमारे जीवन की उत्पत्ति में मेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि शर्करा, ग्लिसरीन, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल, पिरामिडीन व प्यूरिन थे। तो दोस्तों ध्यान से हम इनके बारे में दोबारा डिस्कस कर लें। कौन कौन से थे? ग्लिसरीन, शर्करा, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल, पिरामिडीन और प्यूरिन थे। तो सूर्य और आकाशीय विद्युत से प्राप्त ऊर्जा तथा परस्पर घर्षण के कारण भी वायु में परमाणुओं के मध्य रासायनिक क्रियाएं हुई और इसके परिणाम स्वरूप अमोनिया व अन्य यौगिकों का निर्माण हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से अमोनिया व अन्य अणुओं का निर्माण, अन्य यौगिकों का निर्माण हुआ। अब ये तीसरा चरण हम डिस्कस करते हैं। तीसरे चरण में क्या है कि विभिन्न अनुपात में शर्करा के अणुओं के परस्पर संयोजन से पॉलीसेकेराइड के नए अणु जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन आदि का निर्माण हुआ। और इनका निर्माण जीवों की उत्पत्ति के विकास में एक आवश्यक चरण है, क्योंकि कोशिका भित्ति इन्हीं शर्कराओं से निर्मित है। तो सीधा सीधा हम ये कहना चाहते हैं कि जो पॉलीसेकेराइड के नए अणु जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन आदि का निर्माण हुआ, इनका निर्माण जीवों की उत्पत्ति एवं विकास में एक आवश्यक चरण है। तो बस इतना ही इसमें हम तीसरे चरण में पढ़ेंगे। अब मेन जो पॉइंट है वो ये है कि अन्य रासायनिक क्रियाओं से ग्लिसरीन व वसीय अम्लों का निर्माण हुआ। अन्य रासायनिक क्रियाओं से ग्लिसरीन व वसीय अम्लों के संयोग से वसा का निर्माण हुआ। ये वसा का निर्माण है। इसी प्रकार अमीनो अम्लों से प्रोटीन का भी निर्माण हुआ। जीवन की उत्पत्ति में प्रोटीन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब प्रोटीन के अणु रासायनिक संरचना की दृष्टि से सबसे बड़े अणु माने जाते हैं। सबसे बड़े अणु माने जाते हैं जो हमारे प्रोटीन के अणु हैं, वो भी रासायनिक दृष्टि से, क्योंकि कुछ प्रोटीन में 1 लाख से अधिक अमीनो अम्ल का संयोजन होता है। तो देखिए दोस्तों, कुछ प्रोटीन में 1 लाख से भी अधिक अमीनो अम्लों का संयोजन होता है। तो लास्ट चरण है जो इसका, वो क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, मीथेन, अमोनिया और जल के अणुओं की क्रियाशीलता के कारण प्यूरिन व पिरामिडीन का निर्माण हुआ। इनमें से कुछ का रासायनिक संयोजन शर्करा व फास्फोरस के साथ हुआ, जिससे प्यूरिन, शर्करा, फास्फेट व पिरामिड न्यूक्लियोइड्स का निर्माण हुआ। तो हजारों सैकड़ों जो न्यूक्लियोइड्स के रासायनिक संयोग के अत्यंत जटिल अणु बने, जिन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। तो सीधा सा चौथा चरण हम अगर बात करें तो वो ये है कि हजारों न्यूक्लियोटाइड्स के रासायनिक संयोग से अत्यंत जटिल अणु बने, जिन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। और समुद्र के जल में न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण ही जीवन की उत्पत्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो ये मेन फैक्ट है इस 4th चरण का। चलिए दोस्तों, अब ये
हम चौथा चरण कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना बहुत है इसमें। अब बात करते हैं जैव विकास की। जैव विकास है क्या हमारा? ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, कोशिका का निर्माण। इसमें हम सबसे पहले कोशिका का निर्माण पढ़ते हैं। तो उत्पन्न परिवर्तन के कारण जो नए प्रोटीन उत्पन्न हुए वे अत्यधिक चिपचिपे थे, इसलिए वे समूहों का निर्माण करने लगे थे। तो अनेक न्यूक्लियर प्रोटीन के समूह जल, खनिज लवण तथा कार्बोहाइड्रेट आदि पौष्टिक पदार्थों की बूंद सदृश रचनाओं के आवरण से घिर गए। यह कोशिका निर्माण का पहला चरण था। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि न्यूक्लियर प्रोटीन के कुछ समूह थे, जैसे जल, खनिज लवण तथा कार्बोहाइड्रेट आदि पौष्टिक पदार्थ थे, जो ये एक बूंद के आवरण से घिर गए। तो इसी तरीके से एक कोशिका का निर्माण हुआ। देखिए, इसका जो खोज थी वो तो रॉबर्ट हुक ने की थी, बट यहाँ पे निर्माण ऐसे हुआ था कोशिका का, ये बताया गया है। तो कोशिका निर्माण के इस मत से वैज्ञानिक का एक वर्ग सहमत नहीं था। वो ये कहते थे कि न्यूक्लियर प्रोटीन अत्यंत जटिल पदार्थ है, जिनका निर्माण केवल जीवित कोशिका में ही हो सकता है। इस कारण यह कहना कि न्यूक्लियर प्रोटीन पहले बने और बाद में कोशिका का निर्माण हुआ एक अतार्किक है। तो उनका ये मानना नहीं था कि भाई कोशिका का निर्माण बाद में हुआ और न्यूक्लियर प्रोटीन पहले बने। तो ऐसा अनुमान लगाया था उन्होंने। अब ज़्यादा नहीं इसमें जाते हुए, अब उद्विकास का सिद्धांत देखते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट है। उद्विकास का सिद्धांत क्या है कि भाई इसमें दो तरीके के हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने कुछ सिद्धांत दिए हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो दो प्रमुख सिद्धांत हैं। उपार्जित लक्षणों का वंशानुक्रम सिद्धांत, जो लेमार्कवाद कहलाता है। दूसरा है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, जो डार्विनवाद कहलाता है। तो जो पहला सिद्धांत है वो उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत, लेमार्कवाद हम पढ़ेंगे। तो यह सिद्धांत 1808 ईस्वी में फ्रांसीसी प्राकृतिक विज्ञानी, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे हमारे प्रकृति के, जे.बी. लेमार्क यानी कि जीन बैप्टिस्ट लेमार्क द्वारा फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया। इनकी एक पुस्तक थी फिलोसफिक जूलॉजिक। ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो लेमार्क थे उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? फिलोसफिक जूलॉजिक। तो इस सिद्धांत के अनुसार वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का जीवों की शारीरिक संरचना व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। परिवर्तित वातावरण के अनुसार समय को अनुकूलित करने के क्रम में जीवों द्वारा कुछ अंगों का प्रयोग अधिक किया जाता है। देखिए, हम सीधा सीधा आपको समझाना चाहते हैं कि इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने ये कहा था कि जो हमारे जीव हैं वो जिन अंगों का अत्यधिक उपयोग करते हैं और जिन अंगों का कम उपयोग करते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मतलब उनमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, जिनका यूज़ ज़्यादा किया जाता है या जिनका यूज़ कम किया जाता है। तो इनका ये मानना था, और यही उनके जो लक्षण हैं उनकी संतानों में उपार्जित यानी कि आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे लेमार्कवाद था, जो लेमार्क जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसा बताया। दूसरे साइंटिस्ट हैं हमारे डार्विन, और जिन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया, डार्विनवाद। तो इसमें उन्होंने क्या कहा? चार्ल्स डार्विन, जो 1809 से 1882 इनका टाइम पीरियड है, इन्होंने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ भी सकता है कि भाई डार्विन प्राकृतिक चयन का भी सिद्धांत तो खैर आएगा ही आएगा, लेकिन इनकी पुस्तक का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये पुस्तक किससे संबंधित है। तो अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में उद्विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया, प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों की उत्पत्ति एक कोष के सरल जीव से हुई। इनका मानना है कि सभी जीवों की उत्पत्ति एक सरल कोष के जीव से हुई, अर्थात वर्तमान में सभी विश्व के सभी जीव तो प्रजाति मूलतः एक दूसरे से संबंधित है, वो